हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम आए दिन किसी ना किसी कैंसर के बारे में सुनते हैं। ऐसे ही आज हम बात करेंगे बोन कैंसर यानी कि हड्डियों के कैंसर के बारे में। कैंसर किसी भी तरह का होता खतरनाक ही है, लेकिन जब बात हड्डियों के कैंसर की हो तो यह और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हड्डियां आपके शरीर का आधार होती हैं। यह शरीर की बनावट बनाए रखने के लिए साथ साथ मांसपेशियों को भी सही रखती हैं। आज बोन कैंसर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर लोकेश गर्ग। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। या थैंक यू मिस्टर अनुज। या नमस्कार। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, बोन कैंसर क्या होता है और ये क्यों होता है? देखिए, बोन एक मेसेंकाइमल टिश्यू होता है और एक टाइप का ये अलग टिश्यू होता है। जो इसके कैंसर होते हैं वो उनको सार्कोमा कहा जाता है। सार्कोमा बेसिकली कार्सिनोमा जो जनरल कैंसर होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है और ये काफी रेयर भी होता है, मतलब ये काफी कम पाया जाता है। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो ये टोटल जितने भी कैंसर होते हैं उनका सिर्फ 1% होता है। हड्डियों का कैंसर उतना ही खतरनाक होता है जितना कि बाकी कैंसर होता है, बट इसमें कुछ अलग चीजें होती हैं, जैसे कि ये कम उम्र में पाया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ लंग और दूसरी हड्डियों में ही फैलता है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, ये कैंसर कितनी तरह के होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, ये कैंसर जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं वो तीन होते हैं। उनका नाम होता है ओस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। जो ओस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा होता है वो जनरली यंग एजेस में मिलता है, ओके। जैसे कि 5 से 25 साल तक की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। बट कॉन्ड्रोसार्कोमा यूजुअली ओल्ड एजेस में होता है, जैसे कि अबव 50 ईयर। ये प्राइमरी सार्कोमा, प्राइमरी हड्डी के कैंसर इनको बोला जाता है। और इनके जो सिम्टम होते हैं, सबसे कॉमन सिम्टम होता है स्वेलिंग, मतलब सूजन आना किसी भी लिंग में या घुटने के आसपास, कंधे के आसपास, हड्डियों में कहीं पर भी सूजन आना और पेन होना। ओके। पेन भी वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम उस हड्डी पर दबाव डालते हैं और फिर पेन हो, जैसे कि अगर मान लीजिए ये कैंसर जांग की हड्डी में है, तो अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तब पेन होना, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। थर्ड ओके। सिम्टम होता है हड्डियां कमजोर हो जाना कैंसर की वजह से और अचानक अपने आप ही टूट जाना। जैसे कभी ऐसे पेशेंट भी आते हैं हमारे पास कि हम कुर्सी पर बैठे हुए थे और एकदम से खड़े और हड्डी टूट गई। तो ये भी एक तरह का सिम्टम होता है बोन कैंसर का। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है और इसके बाद इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, इस बोन कैंसर का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी। क्योंकि काफी बार बोन कैंसर बोन इन्फेक्शन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग। और फिर उसका ट्रीटमेंट बोन इन्फेक्शन के हिसाब से जब चलता है और जब वो बोन कैंसर होता है तो जी। सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। तो डायग्नोसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहला टेस्ट, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है किसी पर्टिकुलर सिम्टम के साथ, तो सबसे हम उस पर्टिकुलर एरिया का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में हम ये फीचर देखते हैं कि कहीं वो इन्फेक्शन या वो किसी तरह के बोन कैंसर जैसे फीचर्स तो नहीं है, जैसे कि हड्डी गायब होना या कुछ नई हड्डी बनना या फिर हड्डी टूटने की कगार पर आना। जब अगर हमें एक्सरे में ऐसा लगता है कि कुछ सिम्टम इसके कैंसर जैसे हैं, तो फिर हम कंट्रास्ट एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई कंट्रास्ट होना बहुत जरूरी होता है। उससे हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर का साइज कितना बड़ा है और उसने किस किस हड्डी को इन्वॉल्व किया हुआ है। उसको कंफर्म करने के फिर लिए हमें बायोप्सी करना होता है। बायोप्सी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बायोप्सी हमेशा ऑन्को सर्जन द्वारा ही की जानी चाहिए। ओके। हालांकि ये एक मिथ है कि हम लोग कहते हैं कि बायोप्सी करने के बाद कैंसर फैल जाता है, बट वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप बायोप्सी किसी नॉन ऑन्को सर्जन से कराएंगे तो डेफिनेटली कैंसर फैल सकता है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि वो कैंसर बायोप्सी किस अप्रोच के साथ करते हैं। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोप्सी के जी। लिए। तो ये बायोप्सी के रिपोर्ट के बाद ही फिर हम 100% कंफर्म करते हैं कि वो कैंसर है या नहीं है।
ओके। बायोप्सी के बाद जब हमें कैंसर कंफर्म हो जाता है तो फिर हम उसका स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग का मतलब हम ये देखते हैं कि वो कैंसर कहीं और तो नहीं फैला हुआ, या जब हमारे पास पेशेंट आया है वो पहले से ही कैंसर कहीं किसी और ऑर्गन में तो नहीं फैला हुआ, जैसे कि या तो लंग में या किसी दूसरी हड्डी में। तो उसके लिए या तो हम कभी सीटी स्कैन चेस्ट करवाते हैं या फिर हम पेट सीटी करवाते हैं, और ओके। उसके हिसाब से फिर इन जो भी रिपोर्ट्स होती हैं सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके फिर हम उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और ज्यादातर इसका पता कौन सी स्टेज में चलता है? देखिए, इसकी मैक्सिमम जो कॉमन स्टेजेस होते हैं वो 3 स्टेजेस होते हैं। ओके। फर्स्ट स्टेज वो होते हैं जिसमें कि कैंसर जो बिनाइन टाइप के होते हैं, जो फैलते नहीं हैं बट वो लोकली एग्रेसिव होते हैं, उनको स्टेज 1 बोलते हैं। फिर स्टेज 2 में हम मेलिग्नेंट कैंसर्स को लेते हैं, जो कि कैंसर फैल सकते हैं, जिनको कैंसर बोला जाता है, तो स्टेज 2 कैंसर बनाते हैं, बट वो कैंसर अभी तक फैले नहीं है। और स्टेज 3 कैंसर वो होते हैं जब वो कैंसर किसी दूसरे ऑर्गन में फैल चुके होते हैं। ओके। कुछ पेशेंट्स को हम स्टेज 4 कैटेगरी में भी रखते हैं, अगर वो कैंसर लंग से के अंदर फैलकर किसी और ऑर्गन में भी अगर फैल चुके हैं, जैसे कि लीवर या किसी और हड्डी में, जो कि हालांकि काफी कम होता है, तो उन पेशेंट्स को स्टेज 4 कैटेगरी में रखते हैं। ओके डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने हमें बोन कैंसर के बारे में बताया, डॉक्टर इसके बाद व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? उसे देखिए, किन वो दिक्कतों का डिपेंड सामना करता करना है। पड़ता है बेसिकली? या हाँ जी, देखिए, पेशेंट की जो कंडीशन और जो उसके सिम्टम और जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो डिपेंड करती है कि उसको कैंसर किस हड्डी का हुआ। क्योंकि अगर वो कैंसर मान लीजिए रीढ़ की हड्डी का है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग तरीके से रहेगी। हो सकता है कि सर्जरी के बाद उसको काफी और दिक्कतों का सामना करना पड़े, जैसे कि हो सकता है उसके पैरों की ताकत चली जाए, उसके बावल ब्लैडर के फंक्शन खत्म हो सकते हैं। अगर ये कैंसर किसी कंधे का हड्डी का हुआ है तो हो सकता है कि सर्जरी के बाद उसके कंधे की हड्डी का फंक्शन चला जाए, पर हाथ और एल्बो, जो हमारी एल्बो ज्वाइंट होता है, उसका फंक्शन हम फिर भी बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो फंक्शन कैंसर किसी घुटने के अराउंड हुआ है तो हो सकता है कि उसकी घुटने के फंक्शन को हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बट अगर पेशेंट हमारे पास सही स्टेज पर सही टाइम पर हमारे पास आ जाते हैं तो ये कैंसर ट्रीटेबल होते हैं। इनका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका ट्रीटमेंट ठीक से प्लान किया जाए और प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए। अगर हमारा प्लानिंग ठीक नहीं है और अगर हम बिना मतलब के पहले कीमो पहले सर्जरी, अगर ये सब चीजें अगर ठीक टाइम पर और जी। ठीक इनके तरीके से नहीं दी जाएंगी तो फिर इनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन कौन सी स्टेज में की जाती हैं और यह कितना सक्सेसफुल होती हैं? देखिए, जो बोन कैंसर होते हैं उसमें कुछ कैंसर्स में कीमोथेरेपी का रोल है, जैसे कि ओस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा। इनको हम सिस्टमिक डिजीज मानते हैं, इनको हम ये नहीं मानते हैं कि वो पर्टिकुलर हड्डी का कैंसर है। हम ये मानते हैं कि वो लगभग उसकी पूरी शरीर में वो कैंसर फैला हुआ है, तो उस केसेस में हमें कीमो बहुत जरूरी होती है, और अगर कीमो हम इन केसेस में नहीं देंगे तो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता। और ये जरूरी जब कीमोथेरेपी हर स्टेज में दिया जाता है, चाहे पेशेंट स्टेज 3 में हमारे पास आए या फिर स्टेज 2 में हमारे पास आए, क्योंकि हम उसी के बाद कीमो के कितना रिस्पॉन्स आया है उसी के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ओके। रेडिएशन थेरेपी का रोल सिर्फ और सिर्फ ईविंग सार्कोमा में होता है। इसका कोई रोल ओस्टियोसार्कोमा में नहीं होता, ना ही कॉन्ड्रोसार्कोमा में होता है। और कॉन्ड्रोसार्कोमा में, जो कि 50 ईयर के अबव पेशेंट्स में पाया जाता है, उसके अंदर ना तो किसी कीमोथेरेपी का रोल है, ना ही किसी रेडिएशन थेरेपी का रोल होता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्जरी का ही रोल रहता है। ओके डॉक्टर लोकेश, अभी हमने इसके ट्रीटमेंट की बात की थी, तो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट कुछ हो सकते हैं और हो सकते हैं देखिए, तो वो क्या हैं? हाँ जी, देखिए, साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ तो रहेगा। जी। जैसे कि कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अब हमें कोई ट्रीटमेंट मतलब हमें कोई चीज पानी है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। अभी जो हमारी मेडिकल साइंस है उस काफी एडवांस हो चुकी है, और बोन कैंसर में भी आजकल हम बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हो सकता है कि साइड इफेक्ट सर्जरी के बाद पेशेंट का कुछ फंक्शनल उसका इम्पेयरमेंट हमेशा परमानेंटली रह सकता है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट हमेशा टेम्परेरी होते हैं, बट
अगर जब कीमोथेरेपी हम यंग एज में देते हैं या फिर बच्चों में देते हैं, हो सकता है कि उनकी हाइट जैसे कि हमेशा के लिए कम रह जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर जॉइंट का मोबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बट अगर एक बार ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं तो लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो पेशेंट्स को बाकी इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो यंग एजेस के जो बच्चे टाइप के जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो इन चीजों को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अभी तक। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कि अभी आपने बताया कि यंगस्टर्स में और बच्चे जो होते हैं वो इससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और इसे संभाल सकते हैं, बट मेरा अगला सवाल आपसे जो है वो है, किन लोगों को इसका जोखिम सबसे ज़्यादा होता है और ऐसा क्यों? देखिए, कैंसर के कुछ बोन कैंसर के वैसे जो रिस्क फैक्टर होते हैं बहुत ही कम होते हैं, और ओके। जनरली मैक्सिमम पेशेंट्स में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। ओके। ये आप ये समझ लीजिए एक टाइप का एक बाय लक होता है कि किसी को कैंसर हो जाए, बट फिर भी जो कुछ रिस्क फैक्टर्स जो मेडिकल साइंस कहती है जो है, जैसे कि जेनेटिक कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसके अंदर ये कैंसर्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि लीफ रोमेनी सिंड्रोम हो गया, रेटाइनोब्लास्टोमा हो गया। इन टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं जी। उनके अंदर ज्यादा चांसेस है बोन कैंसर होने का। दूसरा कि कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि आगे जाके बड़ी एज में जब बच्चे चले जाते हैं हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए कैंसर में, जैसे जी। कि एक्जोस्टोसिस हो गया। ये एक टाइप का एक एक्स्ट्रा हड्डी बनी होती है, वो जो कि बचपन में तो बिनाइन रहता है, बट कभी कभी 4% केसेस में बड़े होने के बाद ये कभी कभी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता ओके। है। एक होता है एनकोंड्रोमा, जब किसी पेशेंट्स को मल्टीपल एनकोंड्रोमा नाम का ट्यूमर होता है, जनरली बिनाइन ट्यूमर होता है, पर कभी कभी कुछ 10% केसेस में जाकर ये भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि किस कोई पेशेंट होते हैं जिनको रेडिएशन का काफी एक्सपोजर है, स्मोकिंग हो गया, कुछ खाना पीने की वजह से जैसे कि पोल्यूशन की वजह से, और कुछ फूड एडल्ट्रेशन की वजह से, और ये भी कुछ टाइप के रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे कि बोन कैंसर हो सकता है। ओके। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि अपनी बोन्स का ध्यान हम कैसे रखना चाहिए और कैसे रख सकते हैं? देखिए, बोन केयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट को मैक्सिमम और मैक्सिमम जितना हो सके एक्सरसाइज की जाए। वो डेली एटलीस्ट 30 मिनट की रनिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग करें। ओके। और जिनका और इसके लिए हमें खाना पीना अच्छा रखना पड़ेगा, जैसे कि हमें मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मिल्क ओके। प्रोडक्ट में दही और दूध बढ़ाना चाहिए, इससे हमारे हड्डियों को कैल्शियम और विटामिन मिलते हैं। सन बाथ हमें लेना चाहिए, सन का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की हमारी जनरेशन की जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम लोगों का आजकल सन एक्सपोजर काफी कम हो गया। सन से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी मिलता है। बट कुछ लोग और दूसरा कुछ खाने में अगर देखा जाए तो नॉन वेज प्रोडक्ट बेटर रहते हैं, उनके अंदर वो मिनरल विटामिन होते हैं जो कि हमें कभी कभी वेज प्रोडक्ट्स पे नहीं मिलते। बट जो लोग नॉन वेज नहीं खाते तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए जरूरी है नॉन वेज खाना, उनके लिए जरूरी है कि वो कुछ सन एक्सपोजर लें, एक्सरसाइज लें, या फिर सोयाबीन खाएं, तो उन चीजों के अंदर उनका लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। ओके। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। या थैंक यू। आज डॉक्टर ने हमें बोन कैंसर के बारे में बताया, साथ ही बताया कि अपनी हड्डियों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice.
Combine all this with the regular news updates from TV9, and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.